आरिफ साहब यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि जिस बेटी को उन्होंने इतने नाजों से पाला और जान से भी ज्यादा प्यार किया, आज वही बेटी उन पर एतबार न कर सकी और बेटी के हाथों से ही उन्हें इतना बड़ा धोखा मिला। और धोखा भी ऐसा कि बेटी ने भरी अदालत में उन्हें झूठा साबित कर दिया। जोया की अम्मी, जरा फौरन यहां आना। बैठक खाने से आरिफ साहब की आवाज सुनकर नरगिस ने मन ही मन सोचा, अभी अभी तो उनके पास से ही उठकर यहां आई हूं, अब अचानक से इन्हें क्या हो गया जो इतने बेसब्र हो रहे हैं। वहां पहुंचते ही आरिफ साहब ने उनके हाथ में एक कागज पकड़ा दिया। यह तो कोई सरकारी चिट्ठी लगती है, लेकिन चिट्ठी पढ़ते ही उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। ये तो जोया की शादी के बाबत अदालत से आया हुआ नोटिस है, लेकिन ये हमारे यहाँ क्यों आया? लगता है पोस्टमैन से कोई भूल हो गई है। अपना शक दूर करने के लिए खत के साथ आए मेज पर रखे लिफाफे पर लिखे पते को उन्होंने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। मन के किसी कोने में उन्हें अब भी विश्वास था कि डाकिये ने दूसरे पते की चिट्ठी गलती से उनके यहाँ डाल दिया है, लेकिन पता अपनी जगह हर्फ दर हर्फ सही लिखा था। वे माथा पकड़कर धम्म से वहीं बैठ गईं। इस तरह परेशान मत होइए, पहले जोया से पूछ तो लीजिए कि आखिर माजरा क्या है। वैसे क्या उसने आपसे इस बारे में कभी कोई चर्चा किया था? नरगिस फौरन सिर हिलाते हुए वह बोली, कोई बात हुई होती तो आपको बताती नहीं क्या? तो हो सकता है कि आप ही सही हो और अदालत को ही कोई गलतफहमी हो गई हो। फिर भी एक बार आप उससे पूछ लीजिए। नरगिस अदालत का नोटिस लेकर जोया के पास पहुंची। बेटा, ये देखो, ये क्या लिखा है इस चिट्ठी में? क्या है? जोया ने कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाया। अदालत का नोटिस है तुम्हारी शादी के बाबत, मेरी शादी के बाबत, और मुझे ही नहीं पता। वाह, अजीब बात है। झारा ने एक झटके में कोर्ट से आए उस परवाने को खारिज कर दिया। तुम सच बोल रही हो ना बेटा? हाँ अम्मी, ये किसी ने हम लोगों के साथ कोई बेहुदा मजाक किया है। आप यकीन रखिए, मेरा इससे रत्ती भर भी वास्ता नहीं है। अभी जोया का वाक्य पूरा भी न होने पाया था कि मारे खुशी के नरगिस लगभग दौड़ते हुए बैठक खाने में अपने शौहर के पास जा पहुंची। कमरे के अंदर कान लगाए वे भी उनका राह ही तक रहे थे। मैं कहती थी ना कि अपनी जोया ऐसी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आरिफ साहब की उत्सुकता नरगिस के शब्दों में घुली खुशी का एहसास कर और बर गई। जोया ने अदालत के परवाने को देखते ही बता दिया कि उसका इससे रत्ती भर भी वास्ता नहीं है। इत्मीनान की एक गहरी सांस आरिफ साहब के अंदर उतरती चली गई, लेकिन अदालत से आए इस परवाने को ऐसे कूड़े में फेंका भी तो नहीं जा सकता था। इसीलिए दोनों मियाँ बीबी ने यह तय किया, अदालत में जाकर जोया अपना हलफनामा दे देगी कि इस मसले से उसका कोई वास्ता नहीं है। मुकर्रर तारीख पर दोनों बाप बेटी अदालत में समय से पहले ही जा पहुंचे। अदालत में हमेशा की तरह वकीलों और मुवक्किलों का हुजूम लगा हुआ था। आरिफ साहब अदालत के बाहर एक बेंच पर जोया के साथ बैठ गए। पेशी की हर पुकार पर उनका ध्यान बराबर से लगा हुआ था कि कहीं उनका नाम छूट न जाए। जैसे ही अदालत के चपरासी ने जोया सिद्दीकी वल्द आरिफ सिद्दीकी को पुकारा, वे फौरन उठ खड़े हुए और जोया से बोले, चलो बेटा, अपनी पुकार हो गई है, फटाफट अपना बयान देकर घर वापस चलते हैं। फिर अदालत पर भुनभुनाते हुए गुस्सा निकालने लगे। पता नहीं अदालत वाले बिना जांचे परखे कैसे नोटिस भेज देते हैं। उन्हें किसी की परेशानी से क्या वास्ता? पेशकार ने उनके आते ही जज साहब के सामने फाइल पेश कर दिया। क्या आप ही जोया सिद्दीकी हैं? जज साहब की गंभीर आवाज अदालत में गूंजी। जी, जोया ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। क्या आप समीर से शादी करना चाहती हैं? जज साहब का दूसरा सवाल आया। जज साहब, ये किसी समीर को नहीं जानती है। ये नोटिस हमारे पास गलती से आ गया है। जोया की ओर से आरिफ साहब ने ही उसकी तरफ से जवाब दे दिया। इसका जवाब जोया सिद्दीकी को ही देना पड़ेगा। अदालत ने अपना आदेश दिया। जी, माफी चाहता हूं हुजूर। फिर जज साहब ने जोया की ओर देखकर बोले, चलो बेटा, बता दो कि तुम किसी समीर को नहीं जानती और इस मसले से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। आरिफ साहब की बात अभी ठीक से खत्म भी न होने पाई थी कि उधर जोया जज साहब से मुखातिब हो चुकी थी। सर, मैं समीर से शादी करना चाहती हूँ और मैं बालिग हूँ। ये रहे मेरे उम्र संबंधी प्रमाण पत्र। बेटी के इस चौंकाने वाले बयान से आरिफ साहब बिल्कुल सन्नाटे में आ गए।
तुम ये क्या बोल रही हो बेटा? तुमने तो घर पर खुद बताया था कि तुम्हारा इस मसले से कोई वास्ता नहीं है, फिर यह सब क्या है? तब तक डायस के सामने समीर और उसकी ओर से कई वकील सामने आ गए और आरिफ साहब से जोर जोर से बहस करने लगे। आप लड़की को धमका नहीं सकते, वह बालिग है और अपना भला बुरा खुद सोच सकती है। उनकी चिल्लाना पल दर पल बढ़ती ही जा रही थी। इन सब हरकतों से आरिफ साहब बिल्कुल सकते में आ गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उधर वकील साहबान का शोर बढ़ता ही जा रहा था। उनके समर्थन में और कई वकील भी वहां आ गए, जिनके बीच वे बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन्हें इस वक्त नरगिस की बहुत याद आ रही थी, जिसने चलते समय उनसे कितना जिद किया था कि वह भी उनके साथ अदालत चलना चाहती है। लेकिन उन्होंने यह सोचकर कि अदालत में जाकर बस थोड़ी सी खानापुरी ही तो करनी है, तो नरगिस को क्यों ले चलें? वैसे भी उसके घुटनों में आजकल दर्द बना रहता है। नरगिस के बारे में सोचकर वे और ज्यादा परेशान हो उठे कि घर जाकर उसको क्या बताऊंगा, क्या वो ये हादसा झेल पाएगी? सरेआम जल्लत उठाने के बावजूद जोया की अम्मी की खातिर उस जबरदस्त शोर शराबे के बीच एक बार हिम्मत कर उम्मीद भरी नजर से उन्होंने उससे दरख्वास्त किया, बेटा, जज साहब को साफ साफ बता दो ना कि तुम्हारा इस मसले से कोई वास्ता नहीं है और वापस चलो। अम्मी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही होंगी। लेकिन जोया ने यह सुनकर अपना चेहरा फौरन दूसरी ओर घुमा लिया। बुरे से बुरे ख्वाब में भी उन्होंने ऐसे खौफनाक पल की कल्पना नहीं की थी। इधर आरिफ साहब की बात सुनकर समीर की ओर के एक वकील साहब तो बिल्कुल अपना आपा ही खो बैठे और अदालत के सामने मेज पर बार बार हाथ मारते हुए दबाव बनाने लगे कि किसी बालिग व्यक्ति को अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीने न देना गैर कानूनी है। इसलिए लड़की को धमकाने और बरगलाने के जुर्म में लड़की के बाप के खिलाफ मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजा जाए। शोर शराबा चरम पर पहुंच चुका था। मौके की नजाकत को देखते हुए अदालत का पेशकार आरिफ साहब के कान में फुसफुसाकर बोला, ये यहाँ रोज का वाकया है, आप यहाँ से धीरे से निकल जाइए, नहीं तो नाहक बेइज्जती उठानी पड़ेगी। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। इस भरी अदालत में आज उनका कोई भी सगा नहीं था। जिस बेटी का भरोसा करके वो अदालत में आए थे, वही आज अपने स्वार्थ के कारण उनसे मुंह मोड़ बेगानी हो चुकी थी। अब उनके पास चारा ही क्या बचा था। अपनी ही बेटी के हाथों ठगे हुए आरिफ साहब के बोझिल कदम से वहां से निकलने के लिए चल पड़े। इतना सब होने के बावजूद उनके मन में जोया के लिए बद्दुआ का जरा सा भी ख्याल नहीं आया। लेकिन उन्हें बस इस बात का अफसोस हो रहा था, जिस बेटी को उन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, उसने उन पर जरा सा भी एतबार करना गवारा नहीं किया। काश एक बार तो उसने उनसे कहा होता कि पापा, मुझे समीर पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, और यदि मुझसे कोई झिझक थी तो अपनी अम्मी से ही अपने मन की बात कह देती। हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत झल्लाते, पर क्या उसकी खुशियों को रौंद डालने की हम कभी सपने में भी सोच सकते थे? कभी नहीं। पर इस तरह धोखा देना उन्हें अभी भी इस हादसे पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके पैर आगे की ओर बढ़ते फिर रुक जाते। अदालत का दरवाजा अब बिल्कुल करीब आ चुका था। उन्होंने सारे गिले शिकवों को परे रख वहां से निकलने के पहले अंतिम बार पीछे मुड़कर अपनी इकलौती बेटी की ओर देखा, जिसे उन्होंने बहुत नाजों से पाला था। लेकिन बाप की सरेआम हो चुकी इतनी बेइज्जती से बेपरवाह वह इस वक्त भी अपने प्रेमी समीर के साथ बातचीत में बेखुदी की हद तक डूबी हुई थी। उसे इतना भी होश नहीं था कि उसके कारण उन्हें आज इस कदर रुस्वा होना पड़ रहा है। अपनी बेटी के हाथों धोखा खाने के बावजूद उन्होंने दोनों हाथों से सजदा करते हुए उसके भावी जीवन के लिए अल्लाह पाक से दुआ की, और बार बार पहुंचने के बाद भी बरबस नम हुई जा रही अपनी आंखों को आस्तीन से पोंछते हुए वहां से निकल गए।